आप हर किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि लोग वही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। तो व्यर्थ में अपनी ऊर्जा नष्ट न कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। कक्षा 12 की जो आरोह है भाग 2 हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, उसका आज हम देखेंगे 15वां अध्याय विष्णु खरे साहब का। पहले इनका परिचय देखेंगे, फिर अध्याय को देखेंगे। बहुत अच्छा पाठ होने वाला है आज का। आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरा अभी तक, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। इस पर 5200 से अधिक लोग जुड़े हुए, 5200 के तकरीबन लोग जुड़े हुए। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है। अभी तक इससे पहले कि जितने भी चैप्टर वगैरह हैं, स्नातक स्तर वाली क्लास है, चाहे हिंदी साहित्य वाली क्लास है, जब वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीड की भी, अगर आप रीड की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से कि रीड ही करूँगा, तो उसके लिए भी बहुत सी क्लासेज SST की, इंग्लिश की, साइकोलॉजी की, बहुत सी बिल्कुल फ्री डाली हुई है। वो भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्रारंभ करते हैं विष्णु खरे साहब को। कई बार इनकी रचनाएं हैं जो पूछी जाती है। जन्म होता है 9 फरवरी 1940 को। खरे साहब का जन्म कब होता है? 9 फरवरी 1940 को होता है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो जरूर ध्यान में रखिएगा। एक, गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी। ये सभी के सभी क्या है? कविता संग्रह है। सबकी आवाज़ के पर्दे में और पिछला बाकी, इन दोनों को तो जरूर आप याद है जो रखिएगा। कविता संग्रह है ये। आलोचना की पहली किताब, ये आलोचनात्मक पुस्तक इनकी, आलोचना की पहली किताब। सिनेमा पढ़ने के तरीके, सिने आलोचना, सिनेमा से, सिनेमा जगत से संबंधित आलोचना, सिनेमा पढ़ने के तरीके। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, ये TS इलियट साहब से संबंधित है। इसमें यह चाकू समय, अंतिया योजेफ कालेवाला, ये फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, ये सब क्या है? अनुवादित है, ठीक है। पुरस्कारों की हम बात करें तो इनको बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया खरे साहब को। रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित हुए, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान मिला, शिखर सम्मान से नवाजे गए, मैत्री शरण गुप्त सम्मान से नवाजे गए, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज, इससे सम्मानित किए गए। तो यहाँ पर फिनलैंड वाले को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान कौन सा? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज। और फिनलैंड का जो राष्ट्र काव्य है, इसका कालेवाला के यहाँ से नाम से इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया है। निधन हो जाता है 19 सितंबर 2018 को साहब, ठीक है। पंक्तियाँ देखिए कि हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सत्य है। ये पंक्तियाँ खरे साहब कहते हैं फिल्म से संबंधित, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा और परिचय देखें हम इनके विषय में। तो समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। समकालीन हिंदी कविता की अगर बात करें और आलोचना की, समकालीन हिंदी के समय की, तो उस समय ये विशिष्ट स्थान रखते हैं विष्णु खरे साहब, ठीक है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी है, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी है जो दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनका जो रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन है, पूरी रंगत के साथ जो दिखाई पड़ता है उसमें। विश्व का जो सिनेमा है, इंटरनेशनल सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं, और पिछले कई सालों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे। विशेष तौर से ये सिनेमा की ओर अग्रसर हो गए थे। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में जो देखी। तो चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है? प्राग का जो प्रतिष्ठित
क्लब था, फिल्म क्लब, उसकी सदस्यता इन्होंने ली थी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ, जिनमें दिनमान, नव भारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथा देश जैसी पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित है जो होता रहा। इन सभी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा से संबंधित जो लेखन है वो छपता रहा। वे उन विशेषज्ञों में से है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण भी है जो किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है जिसके बारे में अपने एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ये ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ पर है जो नहीं हो रहा। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह जो देखता है। क्या कर रहे, फिल्म देखना जा रहा, अरे क्या फिल्म देखने जाएगा, छोड़, क्या फिल्मों में लगा रहता है। तो ये सिनेमा जगत के विषय में ये कथन कहते हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और परिचय देखें, आज जो हम आगे अध्याय पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा उससे जुड़ता हुआ सा कि विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। विश्व सिनेमा जो है अपने फिल्मों वाला दौर, वो विश्व का जो लिटरेचर है, साहित्य, उसके समानांतर फल फूल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, 9 स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दासता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित कर रहा है, चाहे 9 स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल हो, औपनिवेशिक दासता का मानसिक जो चित्र हो, वो ये सारी की सारी चीज़ जो बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। तो चार्ली चैपलिन वाला अध्याय पढ़ेंगे आज। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब, पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इस अध्याय के माध्यम से हम क्या जानेंगे, इस अभिनेता के भीतर का जो इंसान है उसको जानने का अवसर मिलेगा। और इसको जानने के साथ साथ यूँ भी मिलेगा कि हम अपने आप को जान रहे हैं, हम ही चार्ली चैपलिन हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें इस पाठ से चैपलिन के माध्यम से हम जो देखेंगे। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व यानी हीरो को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। अपने यहाँ राज कपूर साहब की कौन सी, आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कामद गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का एक तरीके से प्रभाव है, उन्हीं के नाटकों का, उन्हीं के अभिनय का इन फिल्मों पर भी। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य, कि करुणा भी देखने को मिलेगी और हास्य भी मिलेगा। उन दोनों का कॉम्बिनेशन किनके यहाँ मिलता है, चार्ली चैपलिन के यहाँ मिलता है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता ये तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद है जो नहीं बन पाए। इसका कारण यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। ये पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक क्या है, प्रयास है। ठीक, ये अध्याय प्रारंभ होता है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे देखिए, यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो मैं भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि
आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष है जो पूर्ण होते हैं। पौन शताब्दी 100 की 1 शताब्दी हो जाएगी, तो पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। और पहली फिल्म कौन सी है? मेकिंग ए लिविंग, ध्यान में रखना। और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को है जो हंसा रहा है। एक कैरेक्टर आपने पुरानी फिल्मों में कई जगह देखा होगा, छोटी छोटी मूँछों वाला, जो उसे अपने बुढ़ापे तक है जो याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। इनका चार्ली चैपलिन आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो कहीं जगह घड़ी सुधार रहे हैं, कहीं कुछ करें, इस तरह की आपको बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी संवाद के भी है जो हंसी आएगी, प्रसन्नता होगी। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली है जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा और 50 सालों तक इन पर कुछ कहा जा सकता है। 1936 में यह बनी मॉडर्न टाइम्स फिल्म का एक दृश्य है और 16 अप्रैल 1989 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हो गए हैं। देखिए ये 1936 में बनी फिल्म थी मॉडर्न टाइम्स, उसी का दृश्य है ये। उनकी फिल्में, उनकी किनकी? चैपलिन की। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ शील, लास्ट ईयर इन मोरियनबर्ग, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग है जो करती है। तमाम फिल्में इनकी है, ध्यान में रखिएगा आप जरूर। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खानों के मरीजों, वकील, मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ है जो देख सकते हैं। कोई भी देख सकता है, सबको आनंद आने वाला है। चैपलिन को न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को जो तोड़ा। यह कारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों का भी है जो हम फिल्मों पर भी हमला करता है। मतलब जो दूसरों का कुछ वर्ग होते हैं कि ये वर्ग इसको टारगेट करके, ये फिल्म इस वर्ग को टारगेट बन करके बनाई जाती है कि वो देखेंगे, तो उस हिसाब से वो चक्कर नहीं है इनके यहाँ पर। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ है जो हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना, मतलब दुत्कारा जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। ये सारी की सारे संघर्ष, स्ट्रगल इनके जीवन में है जो बने रहे, और उनसे वो मिला इनको जो करोड़पति हो जाने के बाद में भी ये एहसास ये जिंदा रहे इनके मन के अंदर, वो ज़मीन से जुड़े रहे। अपने नाने की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे, और ये एक सुदूर रोमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता है जो रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही है जो गए थे। तो यूरोप के जिप्सी कहाँ से गए थे? भारत से गए थे। और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। पिता की तरफ से किस प्रकार थे? यहूदी वंश के। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र है जो बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बद्दू, खानाबदोश, एक तरीके से आवारागर्द की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक है जो पहुँचते हैं। उनके अवचेतन मस्तिष्क में जो चीज़ें रही उसी की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी कला में, अभिनय में की। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर है जो धुने हैं कि ये क्या आदमी है, और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी ये है जो मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है कि क्या लिखें, कभी कुछ दिखता है। दरअसल
सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। दरअसल सिद्धांत जो है कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें जो गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, यानी हंसी से पागल हो जाते हैं, उन्हें मेल ओंटिगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से है जो क्या लेना देना। उनके ऊपर जो समीक्षाएं लिखते हैं उनसे है ना, उन लोगों को क्या लेना देना है जिनको मज़ा आ जाता चार्ली को देख कर ही। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखता है उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों है जो बनी हुई है। साहब, यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कोड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है कि यार ये तो अपनी सी बात है जो कर रहा है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है, कौन? चार्ली। एक्ट में देखोगे वह सुपरिचित लगती कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा तो होता रहता है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए चार्ली को मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना। किसने? चार्ली चैपलिन ने भावना को चुना और उसके कारण थे, उसके कारण भी थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। बचपन की इनके जीवन की 2 घटनाएं ऐसी रही जिन्होंने इनकी अभिनय पर गहरा प्रभाव डाला, इनकी कला पर। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक बिंदु तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं चैपलिन? कि ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए, स्नेह, करुणा और मानवता। ये तो पहली घटना। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं, इसी प्रकार की है। बालक जब था चार्ली, बाल बच्चे थे, उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था चार्ली जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ से ले जाया देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। तो उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे, उसे यहाँ पर चार्ली किसके लिए पुकारा है? उस भेड़ के लिए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वसंत की वह बेलोस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कई मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को देखिए, उनको लोग पढ़ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, तो हास्य भी उत्पन्न हुआ, लेकिन एक तरीके से त्रासदी भी थी, उसको पकड़कर वो निपटाने वाले थे, सल्टाने वाले थे। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठकर भी माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, ये संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। रामायण की बात हो चाहे महाभारत की बात हो, में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है, जो मजाक या हंसी मजाक करने वाला है, जो जोकर है, आपने रामलीला में नकलियो, वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र है जो आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी है जो होने को है। कितना प्रभाव पड़ा होगा उसका भी पूरी तरीके से मूल्यांकन हो भी नहीं पाया। हास्य जो है कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूँ स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकार करती है। फिनोमेनन कौन? चैपलिन। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः है
एक तरह की कला की सार्वजनिकता को यह जो रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को या गिने चुने लोगों को अमिताभ बच्चन या फिर दिलीप कुमार साहब कहकर ताना दिया जाता कि हो अमिताभ बच्चन बंसी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर है जो कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, मजाक या हंसाने वाला जोकर। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइडकिक है। ये अकारण नहीं है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य जो मिलना चाहता कि चार्ली से मिला जाए। ठीक है। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर साहब ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। कौन सा? आवारा सिर्फ दी ट्रेम का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि जो आवारा है, आवारा फिल्म की थी। गांधी जी और चार्ली चैपलिन डॉक्टर कटियाल के निवास स्थान पर कैनिंग टाउन में 22 सितंबर 1931 की तस्वीर है। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो आवारा जो फिल्म है इसके अंदर सिर्फ दी ट्रेम का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था एक तरीके से। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। लोगों ने बोला नकल की, तो उनकी परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी, अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953 से लेकर 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्प नुमा अंतिम फिल्म बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार है जो ले रहे थे। और वहीं फिर तो दिलीप कुमार साहब, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देवानंद साहब 9-2-11 में, फंटूस में 3 देवियां, और शम्मी कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब, अमर अकबर एंथनी, इस तरीके के है जो देखने को मिलेगा आपको इनकी फिल्मों में। चैपलिन का सा दृश्य, हंसते हुए, करुणा भी, तथा श्रीदेवी तक कि किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज जो स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, हास्य को उत्पन्न करने वाला। किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या जो स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जाता है, नायक को, एक्टर को, हीरो को, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीयतें हैं जो याद आती है, जो चार्ली है जो किया करता था। तो वही सारी की सारी फजीयतें हैं जो याद आती है इनकी फिल्मों में। चार्ली की जो अधिकांश फिल्में हैं भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय जो होना पड़ा, मतलब संवेदनाओं से, फीलिंग के साथ है जो लोगों से, करुणा भी फीलिंग के साथ में उन्होंने शेयर की है। ज़्यादा संवाद नहीं मिलते, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा था। सहवाग चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं जो बोल रहे होते, संवाद होते हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक है जो क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। चिर युवा होने से तात्पर्य जब तक रहे वो तब तक बच्चे वाली फीलिंग में ही रहे, हंसते हंसाते रहे। सबसे बड़ी विशेषता शायद ये है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, मतलब कोई भी जो भी देखता है उन्हें लगता है कि ये अपने देश का, अपनी कल्चर का है। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो। बस्टर कीटन भी एक कलाकार है, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है, बिल्कुल गहराई तक उतरे हुए है। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। खुद पर कभी कोई नहीं हंसता है। गांव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी ही नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का जो अवसर देता है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ, अपने वज्राधिपी, कठोराणी,
अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में जो दिखलाता, मतलब खुद को जब सर्वश्रेष्ठ दिखलाता है कि मैं ही सर्व सर्वा हूँ, तब उसको अपने आप पे ज़्यादा हंसी आती है। तब ये समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि ये सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस है जो हो उठेगी। वो अपने आप पे हंसकर ये बतलाना चाहता है कि जिस चीज़ का तुम्हें घमंड हो रहा है वो एक क्षण भर में, जैसे किसी गुब्बारे की सुई चुभा देते हैं, गुब्बारा फुस हो जाता है, उस तरीके से क्षण भंगुर कभी भी नष्ट हो जाती है। अपने पर मान करने की आवश्यकता नहीं, उस बात को लेकर वो हंसता है। किस बात का गर्व हो रहा है? अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं एक तरीके से, जिसके रोमांच हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में जब हम बिल्कुल टॉप पर होते हैं, हम क्लेब्बे और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब क्या है, चार्ली है, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते हैं। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली है जो हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है चेहरा चार्ली हो जाता है किस अध्याय की पंक्ति है और कौन सी है? तो ध्यान में रखना, अंतिम पंक्ति है ये इस अध्याय की। तो ये आपने फिल्मों के नाम देख ही लिए। 420 रावारा नाम जो करिए उससे मिलती जुलती रिलेट करती है, आप देख सकते हैं चाहे तो। बड़ा मज़ेदार फिल्म है सारी की सारी ये। फिनोमेनन एक तथ्य, वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर, मृदुनी कुसुमादपि फूल से भी कोमल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।